अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं जी आप सब लोग। एक और लेक्चर के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूं। आज का जो लेक्चर है वो हम एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो डिस्कस करेंगे। तो टाइम को ज़ाया किए बगैर बात को स्टार्ट करती है जी। तो सबसे पहले नंबर पर जो शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है वो ये है, अ पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ अ कॉपर वायर, what is the effect on the drift velocity of free electrons by increasing potential difference, decreasing the length and temperature of the wire। तो अब अगर मैं सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चन की बात करता हूं तो वो ये कहता है जी, बेसिकली उसने ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि अगर आप कंडक्टर के एंड्स के अक्रॉस पोटेंशियल का डिफरेंस बढ़ाएंगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के ऊपर क्या असर पड़ेगा इसका। तो ये आर्टिकल पढ़ाते हुए मैंने बड़ी डिटेल के अंदर ये बात समझाई थी कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस के। सिंपल सी बात है कि पोटेंशियल का डिफरेंस जितना ज्यादा होगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी उतनी ही ज्यादा होगी। इसकी मैं मिसाल यूं देता हूं कि मिसाल के तौर पर ये मेरे पास एक पाइप पड़ा हुआ है जिसको मैंने हल्का सा टिल्ट करके रखा हुआ है। अब जाहिर सी बात है इस एंड से इस एंड तक जो पानी जाएगा वो आहिस्ता आहिस्ता जाएगा, क्योंकि इनका जो आपस का हाइट का डिफरेंस है वो कम है। लेकिन अगर मैं यही हाइट का डिफरेंस जो है वो बढ़ा देता हूं तो हाइट का डिफरेंस बढ़ाने पर हमारे पास पानी की रफ्तार भी बढ़ जाएगी। तो पॉइंट क्या आ जाता है कि पोटेंशियल का डिफरेंस बढ़ाने पर, मतलब मैं हाइट के डिफरेंस को पोटेंशियल के डिफरेंस से रिलेट कर रहा हूं कि अगर पोटेंशियल का डिफरेंस बढ़ाऊंगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंक्रीज करेगा। अब दूसरे नंबर पर यह बात की थी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के। बेटा सिंपल सी बात है कि एक खड्डों वाला रोड है, दूसरा भी खड्डों वाला रोड है, लेकिन एक के जो खड्डों की लंबाई है, यहां पर मतलब यूं समझ लें कि एक रोड के ऊपर जो खड्डों वाला पोर्शन है, जो जंप वाला पोर्शन है वो थोड़ा है, और एक रोड के ऊपर जो जंप वाला पोर्शन है वो क्या है, ज्यादा है। तो जो ज्यादा लंबा पोर्शन होगा जंप वाला, वहां पर आपकी रफ्तार कम हो जाएगी, और जहां पर जंप कम होंगे, जितने पोर्शन के जंप कम होंगे तो वहां पे आपकी रफ्तार ज्यादा। तो पॉइंट क्या आ जाती है, लेंथ जितनी ज्यादा होती है तार की तो इलेक्ट्रॉन एटम से उतनी ज्यादा टक्कर करता है फिर रास्ते की, तो ज्यादा लंबाई है तो ज्यादा रास्ते में टक्करें होंगी, तो फिर उसकी रफ्तार जो है वो उतनी कम हो जाएगी। तो पॉइंट यह आ जाता है लेंथ वायर की जितनी ज्यादा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी उतनी कम। फिर आ जाता है जी ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, टेम्परेचर के। अब टेम्परेचर के किस लिहाज से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, अगेन कि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो पहले एटम आराम आराम से वाइब्रेट कर रहे हैं, इनके दरमियान से इलेक्ट्रॉन गुजर रहे हैं। अब अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन बढ़ जाएगा। अब एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन बढ़ गया तो एटम को गुजरने के लिए, इलेक्ट्रॉन को गुजरने के लिए रास्ता कम नहीं मिल रहा। तो ऐसी सिचुएशन में जो चांस ऑफ कोलिजन है वो बढ़ जाता है। अब चांस ऑफ कोलिजन बढ़ने का मतलब है ज्यादा से ज्यादा टक्कर होगी, तो ऐसी सिचुएशन में ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम हो जाती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम हो जाती है। अब इसके बाद आगे देखते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है, डू बेंड्स इन वायर इफेक्ट द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस एक्सप्लेन। अब कोई कहता है हाँ, कोई कहता नहीं। तो सिंपल सा इसका आंसर देखिए बेटा, अगर आप किसी तार है, किसी तार को आप बेंड कर देते हैं। अब अगर मैं दूसरे क्वेश्चन का आंसर देता हूं तो जो रेजिस्टेंस होता है R इज इक्वल्स टू रो L ओवर A, लेंथ एरिया एंड रेजिस्टिविटी जो कि मटेरियल की प्रॉपर्टी है। अगर तो तार को बेंड करने से लेंथ या एरिया के ऊपर कोई इफेक्ट पड़ता है तो आप ये कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस चेंज कर रही है। अदरवाइज एज सच एज तार को बेंड वगैरह करने से ना तो लेंथ के ऊपर कोई फर्क पड़ता है, मतलब मेरे पास एक तार है, सॉरी ये मेरे पास आ गया कि ना तो तार को बेंड करने से लेंथ के ऊपर फर्क पड़ता है ना एरिया के ऊपर फर्क पड़ता है,
तो ऐसी सिचुएशन के ऊपर रेजिस्टेंस के ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ेगा, रेजिस्टेंस के ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ेगा कि बेंड्स इन अ वायर डज नॉट इफेक्ट द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट आर द रेजिस्टेंसेस ऑफ द रेजिस्टर गिवन इन द फिगर ए एंड बी, व्हाट इज द टॉलरेंस ऑफ ईच रेजिस्टेंस, एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय टॉलरेंस। अब यहां पर मैं क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसका आंसर स्टार्ट करता हूं, क्वेश्चन नंबर 3 सॉरी बल्कि है कि ये आपके पास एक डायग्राम उसने शो करवा दी है, ये एक बैंड, ये दूसरा बैंड, ये तीसरा बैंड और ये चौथा बैंड। अब जो पहला बैंड है ये हमारे पास है जी ब्राउन, दूसरा जो बैंड उसने शो कर दिया है ये हमारे पास है जी ग्रीन, एंड तीसरा बैंड उसने जो शो कर दिया है ये हमारे पास है जी रेड, एंड ये जो आखिरी बैंड है ये हमारे पास आ गया है गोल्ड। अब अगर मैं सबसे पहले नंबर पर बात करता हूं तो कार्बन कलर कोडिंग जो है वो आपको याद करवाई थी इस तरह से, बी बी रॉय गोज ब्रिटेन वया जर्मनी वेस्ट, ये आ जाता है ब्लैक, फिर आ जाता है ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वॉयलेट और ये आ गया ग्रे एंड ये आ गया वाइट। अब ये जो ब्लैक है इसका नंबर होता है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। अब और करना जरा, अब इसकी रेजिस्टेंस निकालने का तरीकेकार क्या होता है कि जो पहला कलर है, पहला कलर वो है ब्राउन, तो ब्राउन का नंबर देखोगे वो है 1, तो ये 1 लिख दिया मैंने। दूसरा कलर है ग्रीन, तो ग्रीन का नंबर देखो 5, वो मैंने 5 लिख दिया। अब जो तीसरा बैंड है वो है रेड, रेड का नंबर देखो 2, पहले का नंबर, दूसरे का नंबर, तीसरे के नंबर के बराबर नंबर ऑफ जीरोस। तो आखिरी बैंड कौन सा था? रेड, रेड के कितने नंबर है? 2, तो 2 0 लगा देंगे। पहले का नंबर डिजिट लिख दोगे, दूसरे का डिजिट और आखिरी के नंबर ऑफ जीरोस लिख दोगे उसके डिजिट के बराबर। अब ये जो गोल्ड है ये लास्ट बैंड कहलाता है टॉलरेंस का। अब टॉलरेंस का मतलब क्या है? कंपनी ये कहती है जी कि हमारा जो बनाया हुआ रेजिस्टेंस है ये 100% एक्यूरेट नहीं हो सकता इसका वैल्यू, तो इसकी वैल्यू में वेरिएशन हो सकता है। क्या हो सकता है? वेरिएशन। तो इसी वेरिएशन फ्रॉम द मार्क्ड वैल्यू को क्या कहते हैं? टॉलरेंस कहते हैं। वेरिएशन फ्रॉम द मार्क्ड वैल्यू को क्या कहते हैं? टॉलरेंस। तो गोल्ड अगर बैंड होता है तो गोल्ड बैंड को जो टॉलरेंस होता है वो होता है ±5%। मतलब इसमें 5% ज्यादा भी हो सकती है, 5% कम भी हो सकती है रेजिस्टेंस। उस रेंज में कोई भी रेजिस्टेंस का वैल्यू एग्जिस्ट कर सकता है। अब इसी तरह से नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास एक और उसने डायग्राम शो करवाई हुई है, 1 2 तीसरा बैंड, ये चौथा बैंड। अब जो है हमारे पास ये चीज आ जाती है कि उसने कहा भाई जी ये येलो है, एंड फिर ये हमारे पास आ जाता है वाइट आ जाता है, एंड ये हमारे पास आ जाता है ऑरेंज, एंड जो लास्ट है ये है सिल्वर। अब गौर करना जरा, अगेन सिंपल सा काम है कि जो पहला है वो येलो है। अब येलो ये इसका डिजिट है 4, ये 4 लिख दिया। अब फिर है वाइट, वाइट का है डिजिट 9, ये 9 लिख दिया। ऑरेंज का नंबर ये है जो कि तीसरे नंबर पर ये 3 आ गया, तो अब इसके डिजिट के बराबर नंबर ऑफ जीरोस। अब आखिरी बैंड ये शो कर रहा है टॉलरेंस को, और सिल्वर बैंड अगर हो तो टॉलरेंस कितना होता है? ±10% आ जाता है। तो ये सिंपल सा मेथड आ गया जी फाइंडिंग द रेजिस्टेंस। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है जी, मैं इसको रेज कर देता हूं। अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करती हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, व्हाई डज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर राइज विद टेम्परेचर? क्वेश्चन नंबर 4 आ जाता है तो सिंपल सी बात आ जाती है, ये आपके पास एटम है, ये आपके पास एटम है। अब इनके दरमियान से जो है वो इलेक्ट्रॉन गुजर कर जाता है। अब होता क्या है
कि जब ये इलेक्ट्रॉन इनके दरमियान से गुजर कर जाता है तो ये टकरा कर अपना एनर्जी लूज करता है। तो हम ये कहते हैं जी कि हमारा जो कंडक्टर है ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपोज कर रहा है, इसी अपोजिशन को रेजिस्टेंस कहते हैं। अब ये एटम स्टेशनरी तो होते नहीं है बल्कि अपनी मीन पोजीशन के अबाउट वाइब्रेट कर रहे होते हैं। अब होगा क्या कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ाने पर इनका एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इंक्रीज कर जाता है, इनका एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इंक्रीज कर जाता है। अब जब एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इंक्रीज किया तो खुद सोचें कि पहले चांस ऑफ कोलिजन ज्यादा था या अब चांस ऑफ कोलिजन ज्यादा है। तो अब चांस ऑफ कोलिजन बढ़ गया तो इसका मतलब यह हो गया कि अब आपका कंडक्टर पहले से ज्यादा रेजिस्टेंस क्या कर रहा है, ऑफर कर रहा है। सीधी सी बात है ना, जितने ज्यादा मतलब उसका एम्पलीट्यूड होगा वाइब्रेशन का तो उतने ज्यादा टक्कर के चांसेस ज्यादा, तो उतनी ज्यादा रेजिस्टेंस ज्यादा होगी। तो ये सिंपल सा इसका आंसर आ जाता है। अब इसी तरह से अगर नेक्स्ट चीज की बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है जी, व्हाट आर द डिफिकल्टीज इन टेस्टिंग वेदर द फिलामेंट ऑफ अ बल्ब ओबेज ओहम्स लॉ और नॉट। गौर करना जरा। अब क्वेश्चन नंबर 5 जो है, अगर हम यहां पर ग्राफ बनाते हैं तो गौर कीजिएगा, इधर लेट कर लें जी कि हमने ले लिया फॉर एग्जांपल वोल्टेज, इधर ले लिया, इधर हमने करंट ले लिया। अब मसला यह आ जाता है, डिफिकल्टी जो है वो मेन कि फिलामेंट ऑफ अ बल्ब जो है वो ओहम्स लॉ को ओबे कर रहा है या नहीं कर रहा। वो क्या है कि जब शुरू में वोल्टेज थोड़ा होता है, वोल्टेज थोड़ा होता है तो करंट उसी लिहाज से बढ़ता है, मतलब थोड़े वोल्टेज पर करंट उसी लिहाज से बढ़ता है। अब डिफिकल्टी कहां पर पैदा होती है, जब मजीद वोल्टेज बढ़ाने पर करंट बढ़ेगा तो करंट के बढ़ने से टेम्परेचर बढ़ता है। अब जब टेम्परेचर बढ़ता है तो टेम्परेचर के बढ़ने पर रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा, तो अब करंट उस लिहाज से इंक्रीज नहीं करेगा। मतलब अब मैं मजीद वोल्टेज बढ़ाता हूं, अब होना तो यह चाहिए था कि आपका करंट बढ़ता, लेकिन अब करंट उस लिहाज से नहीं बढ़ता। मतलब एक्चुअल में तो लाइन ये जानी चाहिए थी, अब करंट उस लिहाज से नहीं बढ़ता बल्कि ये फ्लक्चुएट कर गया। तो अब ऐसी सिचुएशन में ये ओहम्स लॉ को ओबे नहीं कर रहा। तो मेन जो डिफिकल्टी है वो क्या है कि शुरू में तो हम कहते हैं ओहम्स लॉ को ओबे कर रहा है, लेकिन बाद में जब हम देखते हैं तो वहां पर वोल्टेज मजीद बढ़ाने पर करंट और वोल्टेज आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं रहते। तो मेन इसमें डिफिकल्टी कौन सी आ रही है, ड्यू टू द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, कि आपके पास टेम्परेचर जो कांस्टेंट नहीं रहता। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है जी हमारे पास, इज द फिलामेंट रेजिस्टेंस लोअर और हायर इन 500 वॉट 220 वोल्ट एंड देन इन 10 एंड 100 वॉट एंड 220 वोल्ट। अब ये अगर क्वेश्चन याद हो तो जब मैं बल्ब के कॉम्बिनेशन पढ़ा रहा था तो तब आपसे डिस्कस किया था। अब पहला जो पोर्शन है वो कहता है जी बल्ब का पावर जो है वो 500 वॉट है, ये उसका रेटेड वोल्टेज है, सॉरी ये उसकी रेटेड पावर है और ये उसका रेटेड वोल्टेज बता दी है कि अगर इतने वोल्ट पर ऑपरेट करवाओगे तो वो आपको कितनी पावर दे रहा होगा, 500 वॉट। तो गौर करना जरा, आपके पास 220 वोल्ट रेटेड वोल्टेज है, क्या है, रेटेड वोल्टेज है, एंड ये उसकी 500 वॉट जो है ये इसकी रेटेड पावर है। तो अब मैं यहां से रेजिस्टेंस निकालनी है तो P इज इक्वल्स टू होता है V स्क्वायर ओवर R। तो ये हमारे पास R चाहिए तो ये आ जाएगा V स्क्वायर ओवर P। तो ये 220 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 500, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आई थिंक आ जाएगा 96.8 ओहम आ जाएगा। अब दूसरा पोर्शन, दूसरा पार्ट जो वो कहता है पावर है 100 वॉट, ये रेटेड पावर एंड रेटेड वोल्टेज जो है वो ये है 220। इसका रेजिस्टेंस बताना है तो अगेन P इज इक्वल्स टू V स्क्वायर ओवर R, तो R इज इक्वल्स टू V स्क्वायर ओवर P। तो ये आ जाएगा 220 डिवाइडेड बाय 100, इसका स्क्वायर लेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 484 ओहम। तो यहां से हमने नतीजा क्या निकाला कि जिसका पावर रेटिंग ज्यादा होता है उसका रेजिस्टेंस कम होता है, एंड जिसका पावर रेटिंग कम होता है उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। ये वहां पर भी बात मैंने एक्सप्लेन की थी, अगर आपने लेक्चर नहीं देखा तो दोबारा देख ले लेक्चर,
कि हमारे पास पावर रेटिंग से आप रेजिस्टेंस बता सकते हैं कि पावर रेटिंग इसकी ज्यादा है तो इसका रेजिस्टेंस कम होगा, चाहे जिस मर्जी कॉम्बिनेशन में जोड़ रहा हूं, वो मैं बात नहीं कर रहा, मतलब देखकर किसकी पावर रेटिंग ज्यादा तो इसकी रेजिस्टेंस कम, इसकी पावर रेटिंग कम तो इसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी हमारे पास। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। डिस्क्राइब द सर्किट इन विच विल गिव अ कॉन्टिन्यूसली वेरिंग पोटेंशियल। तो सिंपल सी बात है, ये हमने लास्ट आर्टिकल भी डिस्कस किया है जी, लास्ट आर्टिकल भी हमने डिस्कस किया था बाकायदा तौर पे कि पोटेंशियोमीटर जो है ये हमारे पास आई थिंक क्वेश्चन नंबर 7 है जी। ये आ गया सिचुएशन, ये रेजिस्टेंस आ गया, ये आर आ गया, ये ए आ गया, ये बी आ गया, ये आपका स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट सी आ गया, ये पोटेंशियोमीटर है जी। अब मुझे ये बैटरी लगी हुई है फॉर एग्जांपल 12 वोल्ट की, लेकिन मुझे 12 वोल्ट नहीं चाहिए, मुझे 12 वोल्ट नहीं चाहिए, मैं अपनी मर्जी का कोई सा भी वोल्टेज हासिल करना चाहता हूं, अपनी मर्जी का कोई सा भी वोल्टेज हासिल करना चाहता हूं। तो अब मैं जो आउटपुट ले रहा हूंगा, आउटपुट वो ए एंड सी टर्मिनल के दरमियान ले रहा हूंगा। ए एंड सी टर्मिनल जो है इसके साथ मैंने वो सर्किट कनेक्ट किया हुआ है जिसको मैं अपनी मर्जी का वोल्टेज देना चाहता हूं। तो अब इसमें बेसिक प्रिंसिपल क्या है, रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ, जितना बड़ा लेंथ उतना उसका रेजिस्टेंस ज्यादा, एंड वोल्टेज इज प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, कि जितना बड़ा रेजिस्टेंस उसके क्रॉस आने वाला वोल्टेज उतना ही ज्यादा। तो जब इस पॉइंट पर रखूंगा लेंथ कम तो रेजिस्टेंस कम तो वोल्टेज भी कम, इधर रखूंगा लेंथ ज्यादा रेजिस्टेंस ज्यादा तो वोल्टेज ज्यादा, स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को इधर रखूंगा लेंथ ज्यादा रेजिस्टेंस ज्यादा तो वोल्टेज और भी ज्यादा। तो जो आउटपुट है वो अपनी मर्जी का कोई सा भी वोल्टेज आप हासिल कर सकते हैं, अपनी मर्जी का कोई सा भी आप वोल्टेज हासिल कर सकते हैं। तो बेसिकली कौन सा सर्किट है ये, पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियोमीटर आ जाता है जी। एक ऐसा सर्किट है जो आपको वेरिंग पोटेंशियल प्रोवाइड कर सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं जी, एक्सप्लेन व्हाई द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ बैटरी डिक्रीजेस व्हेन करंट ड्रॉन फ्रॉम इट इज इंक्रीज्ड। अब अगर क्वेश्चन नंबर 8 की बात करता हूं तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का रिलेशन हमने डिस्कस किया था E माइनस आई आर। अब सिंपल सी बात आ जाती है और करना, लेट कर लो ईएमएफ फिक्स है वो 12 वोल्ट है, इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो 1 ओम है, शुरू में करंट था 1 एम्पियर, तो फाइनल आंसर 11 आ जाएगा, ऐसे 11 वोल्ट आ जाएगा। अब ईएमएफ था 12, अब बैटरी तो वही है, इंटरनल रेजिस्टेंस वही है, लेकिन अब करंट बढ़ाकर आपने कर दिया 2 एम्पियर, जो आप करंट ड्रॉ कर रहे हो वो 2 एम्पियर है। अब इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो 10 वोल्ट आएगा। अब आपने क्या किया कि अब ये 12 वोल्ट आ गया माइनस इंटरनल रेजिस्टेंस अभी भी 1 है, अब आपने करंट 2 की बजाय 3 एम्पियर कर दिया, तो अब फाइनल आंसर कितना आ जाएगा 9 वोल्ट। तो गौर करना जरा, करंट बढ़ाता जा रहा हूं तो वोल्टेज का वैल्यू क्या होता जा रहा है, कम। तो सिंपल सी बात है कि जितना ज्यादा करंट होगा तो इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस आने वाला वोल्टेज उतना बढ़ जाएगा, तो फिर जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो उतना कम हो जाएगा। जितना ज्यादा करंट फ्लो करेगा इंटरनल रेजिस्टेंस में से तो उसका क्रॉस आने वाला वोल्टेज बढ़ जाएगा, तो फिर उतना ही ज्यादा एक्सटर्नल जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है वो उतना कम होता जाएगा। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन आ जाता है जी। अब लास्ट क्वेश्चन है जी, व्हाट इज व्हीटस्टोन ब्रिज, हाउ कैन इट बी यूज्ड टू डिटरमाइन अ अननोन रेजिस्टेंस। तो सिंपल सी बात आ जाती है जी कि क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये हमारे पास आ जाता है जी व्हीटस्टोन ब्रिज आ जाता है। अब ये R1, ये R2, ये R3, ये R4 एंड ये हमने लगा दिया गैल्वानोमीटर। अब व्हीटस्टोन ब्रिज है क्या, अब व्हीटस्टोन ब्रिज है क्या, एक ऐसा सर्किट है जिसकी मदद से हम कोई सा भी अननोन रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। अब उसका बेसिक कंडीशन क्या है कि हमारा गैल्वानोमीटर 0 स्केल डिफ्लेक्शन दे। अब गैल्वानोमीटर 0 स्केल डिफ्लेक्शन कब देता है, जब R1 ओवर R2, R3 ओवर R4 इनका रेशियो बराबर हो। जब इनका रेशियो बराबर होगा तो इस पॉइंट का और इस पॉइंट का वोल्टेज क्या होगा, सेम। तो गैल्वानोमीटर में से कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा, तो गैल्वानोमीटर क्या देगा, 0 स्केल डिफ्लेक्शन।
अब 3 रेजिस्टेंस वेरिएबल होती हैं, एक रेजिस्टेंस फिक्स होती है और वो अननोन होती है जिसको मालूम करना है। लेट कर लें R1 अननोन है तो R3/R4 एंड R2 इधर ले जाके मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब ये तीनों पता है तो अननोन रेजिस्टेंस निकल सकती है। तो ये बड़ी डिटेल के अंदर हमने व्हीटस्टोन ब्रिज डिस्कस भी किया था। अगर नहीं देखा हुआ आपने लेक्चर तो आप व्हीटस्टोन ब्रिज का लेक्चर भी देख सकते हैं। तो ये हो गया जी हमारे पास आज का लेक्चर। किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू जी, अस्सलाम वालेकुम।